हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने मेन टॉपिक क्या जो है स्टडी करना है। इसमें हमने वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है। मतलब कि मेरे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसके लिए मैंने जो है किस इक्वेशन को ड्राइव करना है, वेलोसिटी कांस्टेंट की इक्वेशन को ड्राइव करना है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन ड्राइव करके दिखा चुका हूँ। वहाँ पर आपने क्या काम किया था, आपने रेट कांस्टेंट की इक्वेशन ड्राइव की थी, मतलब के की इक्वेशन ड्राइव की थी। यहाँ पर भी आप के की इक्वेशन ड्राइव करोगे। उसके बाद आप कुछ कंक्लूजन्स देखोगे, ठीक है, हाफ लाइफ के लिहाज से, और आप ये देखोगे कि के का यूनिट क्या होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिहाज से, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स सफ़र द चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल में जो कंसंट्रेशन की जो तब्दीली आ रही होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स जब अपनी कंसंट्रेशन को तब्दील कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कि दो मॉलिक्यूल्स अपनी कंसंट्रेशन को जब तब्दील करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब के की इक्वेशन ड्राइव करने लगे हैं जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगी। देखें हमारे पास जो है ना दो रिएक्टेंट्स हैं, दो क्या हैं हमारे पास? रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इसको ज़रा गौर से समझना है आपने। मेरे पास हैं दो रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट। आपको साफ नज़र आया दोनों रिएक्टेंट सेम हैं, और ये है प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट आपस में मिले, प्रोडक्ट बन गई। जब टाइम ज़ीरो होगा, जब टाइम क्या होगा? ज़ीरो होगा। टाइम ज़ीरो होने के केस में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? स्मॉल ए होगी, ठीक है। और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन क्या हो, जो रिएक्टेंट ए दोबारा से रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ए होगी, ठीक है। अभी हम सिमिलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी सेम है, दोनों रिएक्टेंट्स ही ए हैं। ये नहीं कि एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमने इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लेनी है, ठीक है। जब रिएक्शन शुरू होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और प्रोडक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसका यूनिट लिख दें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर। इसको मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब समझाया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आपने साथ इसका यूनिट लिखना है। अब टाइम कुछ वक्त के बाद आप ये देखेंगे कि जब टाइम टी हो जाएगा तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी तो देखें ज़ीरो में एक्स का इजाफा करना है, ना कि एक्स माइनस करना है। यहाँ पे चूँकि कंसंट्रेशन कम हो रही थी रिएक्टेंट्स की तो मैंने माइनस एक्स किया, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ पे आप ज़ीरो में एक्स ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स, और क्या हो जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब टाइम ज़ीरो से टी तक पहुँच गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पर माइनस एक्स करना है, यहाँ पर प्लस एक्स करना है, ठीक है। अब आपने रेट ऑफ अ रिएक्शन की इक्वेशन बना देनी है dx/dt, ठीक है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ये आई थिंक अब ये डेफिनेशन बनती जा रही है किसकी? लॉ ऑफ मास एक्शन की, ठीक है।
अब आपने क्या काम करना है, dx/dt, ये प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट लगा देना है और इसको कर देना है, क्योंकि बेस सेम है, पावरें मिल जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इस a माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, इस dx के नीचे ले आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इस dt को आप कहाँ ले जाओगे, दूसरी तरफ ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब हमें लेना है यहाँ पे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करना है। जब आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये देखें, मैं अब इंटीग्रेशन ले रहा हूँ dx, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लूँगा a माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है k dt। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, इसको ऊपर ले जाना है, ये जो है मेरे पास -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है, dx को वैसे का वैसे लिखे रहने देना है और साथ आपने क्या काम करना है, ज़रा गौर कीजिएगा, k को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, dt को वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, dt को वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर जो है ये देखोगे, यहाँ पर जो है ना इंटीग्रेशन का रूल 1 अप्लाई होगा। हमने ये देखना है, जो कि यहाँ पावर आ रही है ना, तो आपने ये देखना है कि क्या फंक्शन का उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन तो मेरे पास है a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, a का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ -1 नहीं है, तो -1 को जो है आप यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दो और इस जो है इंटीग्रेशन के साइंस के बाहर भी माइनस कर दो, -1 यहाँ भी माइनस कर दिया हमने, और ये मेरे पास क्या है, a माइनस एक्स की पावर -2 dx इज इक्वल्स टू k। ठीक है, और आपने क्या काम करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, तो 1 जो है आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि 1 को मैंने आपको बताया किसी से चीज़ से ही मल्टीप्लाई कर दें, 3 लाख से, 4 लाख से, 5 लाख से ही मल्टीप्लाई कर दें। 1 को जब आप 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 5 लाख ही आएगा, तो आप यहाँ पे चाहे 1 ना लिखें इस साइड पर, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर 1 की इम्पोर्टेंस है, इंटीग्रेशन के बाहर 1 की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी थी, मैंने अंदर भी -1 से मल्टीप्लाई करना था और बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल लगेगा। वो क्या कहता है, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी पावर में ऊपर भी जो है +1 ऐड कर दो और नीचे भी जो है +1 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक -1 लिखे रहने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, k 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है, और साथ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप देखो ये -1 है, a माइनस एक्स की पावर -1 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो है ये KT + C आ जाएगा। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ये इन्वर्स नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा +C। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन जब हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव की थी तब भी यहाँ तक काम किया था। ठीक है, कि इंटीग्रेशन का मसला हल कर लिया था। अब आपने क्या काम करना है, C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, T की वैल्यू, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1, T की वैल्यू को 0 पुट कर दो, और क्या काम करो, x की वैल्यू को भी 0 पुट कर दो। जब t 0 होगा तो x भी 0 होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन भी जो है हमारे पास 0 होगी, हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है। इसको हमने इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट t = 0,
एंड x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 1/a माइनस एक्स की जगह पर आपने a माइनस 0 कर देना है, ठीक है। और ये k वैसे का वैसे, t की जगह पे आप 0 पुट कर दोगे, c वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा, k जब 0 से मल्टीप्लाई खाएगा 0, a में से 0 जाएगा, a बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाएगा c का जवाब आएगा 1/a, ठीक है। यहाँ पर c का जवाब आ चुका है, ठीक है। इस पूरे स्टेप को करने का मकसद क्या था? c की वैल्यू निकालने, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने, ठीक है। अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू को आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 1/a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt प्लस सी। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब जो है ना, इसमें हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? c की वैल्यू। ये ज़रा गौर कीजिएगा, a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल्स टू kt। और जो हम आपने लिखना यह है कि पुट वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। वो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ठीक है। मैंने दोबारा लिख दी आपकी आसानी के लिए, ठीक है। फिर c की वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, c की वैल्यू 1/a आई थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब मैं क्या काम करता हूँ, kt को यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। और क्या काम करता हूँ, इस a को वहाँ ले जाता हूँ। इस a को मैं जब वहाँ पे ले जाऊँगा, फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये kt यहाँ पे रह गया और ये a वहाँ चला जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, -1/a हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम, ठीक है। ये दोनों चूँकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये वैसी की वैसी लिख दी जाएंगी। इसको वहाँ ले जाओगे, इसको वहाँ ले जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। a माइनस a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका मसला हल। अब आपने क्या काम करना है, इसको खोल देना है। ये kt वैसे का वैसे ही चल रहा है हमारे पास, kt वैसे का वैसे ही चल रहा है। इसको खोल देते हैं, a माइनस a और प्लस x, प्लस क्या है हमारे पास? x है, ठीक है। ये जब हमारे पास x आ गया और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, वैसी की वैसी ही आ जाएगी, a इंटू a माइनस एक्स। ये a से कट जाएगा, तो आपके पास आएगा kt x ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया। यहाँ तक हमारे पास जब इक्वेशन आ गई, तो हमने क्या काम करना है, अब यहाँ से चूँकि हमने k की इक्वेशन बनानी है, वेलोसिटी कांस्टेंट की k, तो हमने k निकालना है। तो हम t को यहाँ ले आएंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा t, और ये वाला a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसने इसको ऐसे लिखा हुआ है 1/t, ठीक है, x a माइनस एक्स। वो कोई मसला नहीं है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक आ गई है, ठीक है। अब देखें मैंने क्या काम किया था, मैं आपको एक मरतबा दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। मैंने जो है कहा था कि शुरू में कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, तो मैंने a लिख दिया। शुरू में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा, तो हमने a लिख दिया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 0 लिख दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इस वजह से ये a माइनस एक्स लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 में x ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन खत्म हुआ, यहाँ पे k लग गया, a माइनस एक्स का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। चूँकि दोनों वैल्यू सेम थी, इसका स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस एक्स स्क्वायर को ds के नीचे ले आएंगे और k को जो है dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे dt के साथ, ठीक है। ये जब हमारे पास हो जाएगा, फिर हम जो है यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लेने के बाद
इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। के चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dt अंदर रह जाएगा। हमने जो है कंडीशन ये बनानी है कि फंक्शन हो, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो। चूँकि पावर आ रही है यहाँ पर इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव। तो हमने ये वही केस अप्लाई किया है यहाँ पर, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे खुद से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन के बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव अब हमारे पास आ गया, पहले नहीं था अब आ गया। यहाँ पे फिर आपने उस रूल को अप्लाई करना है, ऊपर भी पावर में +1, नीचे भी पावर में +1। 1 की इंटीग्रेशन t होती है, इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करोगे c आ जाएगा, ठीक है। ये -1 से कट जाएगा। ये जो है a - x का इन्वर्स जो है ये जब नीचे आएगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, kt वैसे का वैसे, c वैसे का वैसे, ठीक है। फिर आपने जो है ना c की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना है, t की वैल्यू को 0 पुट कर देना है, x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। यही c की वैल्यू जो है आपने फिर नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो c की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। kt वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। इस a को वहाँ ले जाओगे, एलसीएम का वाला काम करोगे सारा का सारा। हमारे पास kt = x ओवर a इंटू a माइनस x आ जाएगा। यहाँ से हमने जो है t को नीचे ले आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो टॉपिक यहाँ तक आपका कंप्लीट है, मगर अगर आप कंक्लूजन भी करना चाहते हैं तो 2 कंक्लूजन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक कंक्लूजन क्या है कि हम इससे यूनिट इसका निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, इक्वेशन मेरे पास आई थी k = ये कंक्लूजन नंबर 1 है, ठीक है, 1/t और मेरे पास क्या था x, ये मेरे पास था x और a था और a - x था। अब ज़रा गौर करो, 1/t का t टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, x कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है, ठीक है, तो ये मोल पर लीटर लिख दोगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी ये काम करोगे, मोल a की जगह पर मोल्स पर लीटर लिख दोगे, मोल्स पर लीटर लिख दोगे। a - x की जगह पे भी आप यही काम करोगे, ठीक है। मोल चूँकि ये भी कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, चाहे कंसंट्रेशन कम हो रही है, लीटर से कट जाएगा। ये वाला मोल्स पर लीटर हमने इस मोल पर लीटर से काट दिया, ठीक है। अब देखो जब एक बटे के नीचे दूसरा बटा आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू जो है ना उलट के ऊपर चली जाती है। हमारे पास क्या हो जाएगा 1/सेकंड और ये आ जाएगा लीटर और आ जाएगा मोल, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या करना है, आपने लीटर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। सेकंड ऊपर आ जाएगा और जो है मोल इनवर्स भी ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, k का हमने यूनिट निकाल दिया है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट का हमने यूनिट निकाल दिया। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो है ये जो हाफ लाइफ है, क्या ये जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो तो क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, ठीक है। उसको हल करने के लिए जो है हम अगला काम करने लगे हैं। ज़रा गौर करेगा, देखें t की जगह पे ना जब आपके पास फार्मूला आ गया है, ये वाला आपने जो है ना हिस्सा इस्तेमाल करना है। t की जगह पे आपने t हाफ लिख देना है या 0.5 लिख देना है, ठीक है। और आपने x की जगह पे क्या काम करना है, 0.5a लिख देना है, 0.5a लिख देना है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपने लिख दी। इनको जो है आप जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें आप पुट करोगे, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करोगे। ये तो इक्वेशन k के लिहाज से, आपने t के लिहाज से बनानी है, ठीक है। इसी किस्म का आप पीछे भी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कर चुके हो। t = ये हो जाएगा 1/k x/a हमारे पास आ गया। और क्या हमारे पास आ गया, a - x, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। t की जगह पर मैं t हाफ कर देता हूँ या 0.5 कर देता हूँ, इसको 1/2 करो या 0.5 लिख दो। 1/k वैसे का वैसे ही। x की जगह पे आप क्या काम करोगे,
एक्स की जगह पे हमने 0.5a पुट करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके मुताबिक, ठीक है। चूँकि जब टाइम हाफ होता है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी हाफ हो रही होती है, ठीक है। तो ए वैसे का वैसे, ये वाला ए वैसे का वैसे, और आपके पास क्या है, इसको जो है ना आपने काम ये करना है, एक्स की जगह पर 0.5 ए पुट कर देना है आपने, ठीक है। ये वाला ए से काट दोगे, हमारे पास बचेगा 1/k 0.5 वैसे का वैसे। यहाँ से जो ना आप क्या काम करो, ए को कॉमन निकाल लो, ठीक है। जब ए को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 - 0.5, तो मेरे पास क्या होगा 1/k, ये वाला 0.5 वैसे का वैसे, ये वाला ए वैसे का वैसे। 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, 0.5 से कट जाएगा। तो मेरे पास जो है ना, जो जो हाफ लाइफ निकली है, वो क्या निकली है, 1/ka। इसका मतलब हाफ लाइफ जो है ना रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये किसके है, हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने दोनों कंक्लूजन आपको करवा दिए। एक कंक्लूजन में मैंने आपको इसका यूनिट निकालना सिखा दिया, और दूसरे कंक्लूजन में मैंने आपको क्या सिखाया कि हम किस तरीके से जो है ये पता लगा सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं कि नहीं करती, आया जो है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने इसका कंक्लूजन कर दिया है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ तक जाओगे, ठीक है। इसी किस्म का आप पीछे भी करके आ चुके हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। ये थोड़ी लेंथी इक्वेशन थी, और इससे अगली जो इक्वेशन आएगी जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है मुख्तलिफ होती है, वो थोड़ा सा और लेंथी काम होगा। तो बहरहाल टॉपिक बहुत आसान है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।